Welcome, folks. I, Avinash Garg, the UPSC Digital Mentor, welcome you all to a discussion of M. Lakshmikant series. In this video, we are going to start off with the chapter of fundamental right. These are very important chapters, so I want your full attention to be there so that you get maximum value out of the video. And along with that, guys, I do know right now you must be thinking that there are a lot of articles you have to remember along with the fundamental rights. But once you will go through the videos that I am making for you, then you need not to worry at all. How it comes, I will let you know when we are going through the videos. So let's get started off and discuss about fundamental rights. So guys, when we are discussing about fundamental rights, again I will reiterate on the same thing that you need to have direct with you. If not in the form of hard copy, then please do have the soft copy with you, the ebook form, so that you can read out the articles along with me throughout the session. So let's get started off with fundamental rights. Why these are called fundamental rights and why so much of emphasis is given on this fundamental right? बिकॉज फंडामेंटल राइट्स, उसका नाम ही क्या है, फंडामेंटल, कि ये ऐसे राइट्स है जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने ये सोचा कि ये तो एटलीस्ट एक सिटीजन को मिलने चाहिए और इनके साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। वो हमारी पॉलिटी के लिए फंडामेंटल है, इसलिए इन्हें फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो इन्हें बहुत स्पेशल बनाती है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दैट इज कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट कहीं भी वायलेट होता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंच सकते हैं, तो वो और स्पेशल बनाता है फंडामेंटल राइट्स को। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स की लैंग्वेज है वो इस तरह से लिखी गई है कि इन फ्यूचर उन्हें एक्सपैंड किया जा सके। एक्सपैंड क्यों करना है? क्योंकि चेंजिंग टाइम्स के साथ हर चीज़ चेंज होती है, लोगों की रिक्वायरमेंट चेंज होती है। जैसे जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हमारे लिए इफेक्ट लेके आएगा जितना आज चल रहा है। तो किसी ने नहीं सोचा था कि पॉल्यूटेड एयर से बच के रहना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना, एक हेल्दी एयर को ब्रीद इन करना, ये भी कोई हमारा फंडामेंटल राइट इन फ्यूचर कभी निकल के आएगा, बट वो निकल के आया। सो दैट मीन्स कि जो हमारे चेंजिंग वर्ल्ड है या चेंजिंग डेमोग्राफी है, चेंजिंग नीड्स है, उसके साथ कॉप अप करके चलने के लिए फंडामेंटल राइट्स अपने आप एक्सपैंड होते चले जाते हैं। तो यही स्पेशलिटी है हमारे फंडामेंटल राइट्स की। तो हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले ये फंडामेंटल माना गया है कि फंडामेंटल है हमारी पॉलिटी के लिए, इसलिए इसे फंडामेंटल राइट बोला जाता है। दूसरा हमने ये देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास हम सीधा पहुंच सकते हैं अगर कोई हमारी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्रोटेक्टर की तरह, नॉट हाई कोर्ट एक्चुअली, ओनली सुप्रीम कोर्ट विल बी द प्रोटेक्टर ऑफ आर फंडामेंटल राइट। तो वो एक और स्पेशल प्रिविलेज निकल के आता है फॉर द केस ऑफ फंडामेंटल राइट। और तीसरी चीज़ ये है कि फंडामेंटल राइट्स अपने आप में एक्सपेंडेबल है, सो दैट कि जितनी ज़्यादा जो सिटीजन्स हैं वो डिमांडिंग होते जाएंगे उतना फंडामेंटल राइट्स का जो हॉरिजन है वो एक्सपेंड होता चला जाएगा। अब मैंने अभी आपसे बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास अप्रोच कर सकते हैं अगर कोई हमारा फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, पर मैंने दूसरी जगह ये बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट है, पर मैंने हाई कोर्ट नहीं बोला। उसका क्या कारण है? अगर आपको पता है देन डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई वांट टू सी कि आप लोग कितना एक जजमेंटल वे में सोच सकते हैं कि मैंने हाई कोर्ट को क्यों नहीं बोला। एंड आई वांट यू टू, इवन इफ यू डोंट नो देन प्लीज गूगल इट अप एंड राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स दैट व्हाट इज द रीजन दैट सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट बट नॉट द हाई कोर्ट। Anyhow, I will let you know while we are going on with the fundamental rights, but this is something that this is the little assignment that I want to give to you so that you can just Google it up, और ताकि वो आपको लॉन्ग रन में याद रहे। सो बाय दिस अब हमारा फंडामेंटल बिल्कुल सेट है फॉर द फंडामेंटल राइट्स। सो नाउ इज द टाइम टू जस्ट स्टार्टेड ऑफ विद द प्रोविजंस एंड ऑल। सो हमने अभी देखा था, सबसे पहले प्रीएम्बल देखा, फिर हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी देखा, फिर हमने देखा सिटीजनशिप। जब ये तीनों चीज़ें क्लियर हो जाती है, जब हमें पता चल गया सबसे पहले कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा है, फिर जब हमें पता चल गया दूसरी चीज़ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किस किस टेरिटरी में होगा, वो टेरिटोरियल बाउंड्रीज, फिर हमें पता चल गया इसके लिए सिटीजन्स कौन से होंगे जिनके ऊपर ये सारे रूलिंग चलेगा। जब ये तीनों चीज़ें क्लियर हुई तो चौथी चीज़ क्या आती है कि ये जो सिटीजन्स होंगे उनके पास कौन से ऐसे राइट्स होंगे जो फंडामेंटली होने ही चाहिए, तो वो होते हैं फंडामेंटल राइट्स। इसी वजह से ये आएगा पार्ट 3 में
क्योंकि पार्ट 1 में यूटी था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी था, और पार्ट 2 में हमारा सिटीजनशिप था, तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स। और आर्टिकल स्टार्ट होंगे 12 से लेके 35 तक। अब इसमें जो आर्टिकल 12 से स्टार्ट होता है, देखो जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनता है, वैसे भी अगर गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट होता है या कोई आप वैसे कुछ भी थीसिस पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आप उसमें देखोगे कि सबसे पहले वो किसके लिए है। अभी जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात कर रही हूँ, मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि सबसे पहले ये बताया गया कि किस टेरिटरी के लिए है, फिर किन सिटीजन्स के लिए है, और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस उन्होंने एक्चुअली में स्टार्ट किए। तो ऐसे ही जब फंडामेंटल राइट्स की डिस्कशन हो रही है, तो वहाँ पे भी पहले ये बताया जाएगा कि इस पूरे फंडामेंटल राइट्स में जो लॉ लिखा है, जो स्टेट लिखा है, उसका मतलब क्या है। तो शुरू के 2 आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ यही डिफाइन करेंगे। फिर जो हमारे एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होंगे वो होंगे आर्टिकल 14 से। तो हम धीरे करके चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। एंड आई एम इंटेंशनली नॉट लाइक गेटिंग इनटू हरी पार्ट की जल्दी में आर्टिकल्स कर लूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आपका बेसिक स्ट्रांग हो, आपको समझ में आए कि एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स है क्या, तभी आर्टिकल साथ के साथ ही आपको याद होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है, और ओरिजिनली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है। और 7 फंडामेंटल राइट्स कौन से थे? सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, जो कि हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ते आ रहे हैं, तभी यहाँ पे फिर अगेन एनसीईआरटी आता है। तो मैं आपको बार बार रिइटरेट करती हूँ, एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस यूपीएससी एग्जामिनेशन टू सेट द फाउंडेशन टू बी वेरी क्लियर। तो राइट टू इक्वालिटी आता है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। फिर राइट टू फ्रीडम आता है आर्टिकल 19 से 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, and cultural and educational rights article 29 to 30, which are present even right now. Then comes right to property article 31, जो कि रिपील कर लिया गया था। तो now this is the fundamental right that we don't have. Instead of being a fundamental right, these are normally as a legal right for all of us. Right to property. Then right to constitutional remedies article 32, which is very important and we will be discussing in depth about it. और हम लोगों ने NCERTs में भी इनके बारे में डिस्कस किया है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिट्स वगैरह भी डिस्कस की हुई है। तो आई हाईली रिकमेंड कि अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज जाके आप NCERT जरूर देखें, और मेरे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। देन आई रिक्वेस्ट यू टू जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो, एंड यू कैन गो ऑन विद द 2x स्पीड सो दैट कि वो जल्दी आपका वो वीडियो कवर हो जाए। सो दीज आर द 7 फंडामेंटल राइट्स अमंग विच वी डोंट हैव राइट टू प्रॉपर्टी राइट नाउ। सो नाउ वी डू हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, यहां तक आई बिलीव दैट्स ओके। एंड देन कम्स राइट टू प्रॉपर्टी दैट वाज डिलीटेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। दिस इज नाउ अ लीगल एक्ट। अब देखो जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर वहां पे कोई भी चेंजेस करने हैं तो वहां पे जो चेंजेस होंगे वो होंगे अंडर आर्टिकल 368, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। अभी हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, हमने पहले वीडियोस में देखा है, यूनियन एंड टेरिटरीज वाली वीडियो में देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसमें स्पेशलिटी क्या है कि उसमें जो बिल पास करवाना पड़ता है उन्हें वो स्पेशल मेजॉरिटी से करवाना पड़ता है। अब स्पेशल मेजॉरिटी से करवाने में फ़र्क क्या पड़ रहा है? ऐसा भी तो हो सकता था सिंपल मेजॉरिटी से करें, पर वो यही दिखाता है कि उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट का कितना इंपॉर्टेंस है, वो कितनी क्रिटिकल है। इसी वजह से जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर बहुत टफ रखा गया कि ऐसे नहीं कि कभी भी गवर्नमेंट बैठी, पार्लियामेंट बैठी और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया। वो ऐसे बेसिक इथोज हैं, बेसिक वैल्यूज हैं जिनकी अमेंडमेंट बहुत कम होनी चाहिए, इसलिए उसका प्रोसीजर काफ़ी डिफिकल्ट बनाया जाता है। तो वही यहाँ पे भी है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस वजह से जो फंडामेंटल राइट्स है उनकी अमेंडमेंट का भी प्रोसीजर काफ़ी डिफिकल्ट रखा गया है, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368 ही पास होता है। अब बात आती है कि राइट टू प्रॉपर्टी, मैंने आपको पहले बता दिया, वो ऑलरेडी रिपील कर लिया गया है एंड इट वाज डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट एंड नाउ इट्स नॉर्मली लीगल राइट विद अस अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12, राइट। सो दिस इज अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी। नाउ कम्स द आर्टिकल 12। अब मैंने आपसे क्या बोला कि जब फंडामेंटल राइट्स हम डिस्कस कर रहे हैं तो आर्टिकल 12 और 13 सिर्फ और सिर्फ हमें एक्सप्लेन करेगा कि बेसिकली हम फंडामेंटल राइट्स में जो स्टेट बोल रहे हैं वो क्या है,
है क्या ये स्टेट में इंक्लूड कौन होता है, क्योंकि जब हम बात करेंगे, अब यहाँ पे स्टेट लिख दिया, कल को हो सकता है स्टेट बोले कि सिर्फ जो गवर्नमेंट है सिर्फ वही स्टेट है, जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो स्टेट्स में इंक्लूड नहीं होती है। तो इसलिए पर्टिकुलरली डिफाइन किया गया कि स्टेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो दैट इज आर्टिकल 12। सो आर्टिकल 12 सेज कि स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। वो बिल्कुल डेफिनेशन से क्लियर है, ये तो झुटला ही नहीं सकते। गवर्नमेंट या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट का पार्ट है। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो भी स्टेट का पार्ट है। ऑल लोकल अथॉरिटीज जो कि म्यूनिसिपैलिटीज, मतलब तीनों टायर गवर्नमेंट, सबसे पहले हमने वो इंक्लूड की। और भी जितनी भी अथॉरिटीज हैं जो स्टेचुटरीज हैं या नॉन स्टेचुटरी हैं, वो सब स्टेट के अंदर आती है। मतलब जहां पे भी गवर्नमेंट किसी भी फॉर्म में इन्वॉल्व है तो वो सारा का सारा स्टेट के अंदर आता है। क्योंकि हम फंडामेंटल राइट्स में देखेंगे कि कैसे जो स्टेट है उसे प्रोहिबिट किया जाता है कुछ पर्टिकुलर सिनेरियोज में कि आपको ये नहीं कर होने देना या ये नहीं करना है। तभी बोला जाता है जो फंडामेंटल राइट्स है वो एक्चुअली स्टेट को प्रोहिबिट करते हैं बहुत सारी चीजों से, और जो डीपीएसपी है वो स्टेट को अनेबल करते हैं कि आपको ये सब कुछ करना है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट। तो वो जो डीपीएसपी है वो बोलते हैं कि ये हम आपको डायरेक्शन देते हैं कि स्टेट आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं कि स्टेट आपको ये नहीं करना चाहिए। तो उसमें स्टेट क्या है बेसिकली, तो वो स्टेट सबसे पहले डिफाइन किया गया कि जहां पे भी गवर्नमेंट किसी भी फॉर्म में इंक्लूडेड है उन सबको हम स्टेट मान लेते हैं। यह है आर्टिकल 12। अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और छोड़ देंगे। अब हम चलते हैं बेयर एक्ट के ऊपर और वहां देखते हैं कि आर्टिकल 12 में क्या लिखा हुआ है। सो आर्टिकल 12 सेज इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स स्टेट इंक्लूड गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ स्टेट and all local and other authorities within the territory of India or under the control of government of India, right? तो वो सब स्टेट के अंदर आ जाता है। ये है आर्टिकल 12। अब जाते हैं हम आर्टिकल 13 में। अब आर्टिकल 13 क्या बोलता है पहले हम यहीं पे देख लेते हैं और फिर हम अपने नोट्स पे जाएंगे। सो आर्टिकल 13 में दिस इज क्लॉज 1, दिस इज क्लॉज 2, दिस इज क्लॉज 2, दिस इज क्लॉज 3, दिस इज सब क्लॉज A, right? So clause 1 says all laws in force in territory of India immediately before the commencement of this constitution in so far as they are inconsistent with provision of this part shall to the extent of such inconsistency be void। कि जितने भी ऐसे रूल्स होंगे या कोई ऐसे अमेंडमेंट्स होंगी या कुछ इस तरह के लॉज बने होंगे जो फंडामेंटल राइट्स के कॉन्ट्राडिक्टरी में थे, वो सब अपने आप से वॉइड हो जाते हैं। दैट शोज द सुप्रीमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देन सेज ऑल द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे or abridge the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of contravention be void। कि अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है, कोई ऐसा बिल पास करवा के लाती है जो कि जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो उनके फंडामेंटल राइट्स है हमारे एज अ सिटीजन उनके अगेंस्ट में है, तो वो वॉइड हो जाएगा, राइट। सो दैट शोज कि कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है फंडामेंटल राइट्स को। फिर क्या कहा जाता है इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स लॉ इंक्लूड्स। अब यहां पे बताया गया लॉ का मतलब क्या है, लॉज इन फोर्स का मतलब क्या है, राइट। सो लॉ इंक्लूड एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ वगैरह। लॉज इन फोर्स इंक्लूड्स लॉज पास्ड और मेड बाय लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे समझने का या इम्पॉर्टेंट बात ये निकल के आता है कि यहाँ पे आर्टिकल 13 बेसिकली ये बोल रहा है कि कुछ भी अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जाएगा तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, मतलब वो एग्जिस्टेबल नहीं रहेगा। सो दिस इज द आर्टिकल 13 जो कि हमने बेयर एक्ट में से देखा। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर नोट्स। अब नोट्स में देखते हैं आर्टिकल 13 क्या है। So Article 13 says all laws inconsistent with or derogation of any fundamental right shall be void। That means कि पावर टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, और उसके साथ ये क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को पावर दे रहा है अंडर आर्टिकल 32 कि आप देखिए अगर कुछ ऐसा होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर आपके पास अपील जाएगी और आपके पास पावर, आप चेकआउट कीजिए कि क्या वो सही है या वो गलत है। और ये हाई कोर्ट को पावर कहाँ से मिलती है, अंडर आर्टिकल 226। एंड
यहाँ पे एक और चीज जो हमने देखी थी वो क्या थी, गो बैक टू देयर। और यहाँ पे ये जो क्लॉज 3 है वो क्या डिफाइन कर रहा है कि लॉ क्या है, लॉज इन फोर्स क्या है। सो मीनिंग ऑफ लॉ इज ऑल्सो डिफाइंड हियर एंड दैट सेज परमानेंट लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, temporary laws like ordinance issued by president or state governor, statutory instruments in nature of delegated legislature like order, regulation, on law or non-legislative sources of law, that is custom or usage having force of law. सो बेसिकली जो भी लॉस की फॉर्म में कुछ भी हो सकता है, ऑर्डिनेंस वगैरह पास हुआ या ये सब चीजें हुई, वो सब चीज लॉ के अंदर आएगी। जैसे बोला गया ना कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट हो। तो वो लॉ क्या हो सकता है, तो वो अब लॉ भी डिफाइन कर दिया कि भाई लॉ का मतलब ऑर्डिनेंस वगैरह कुछ भी आप बोलिए, वो सब चीज उन्होंने लॉ के अंदर डाल दी। सो दिस इज द आर्टिकल 13। अब हमने क्या देखा है कि आर्टिकल 12 ने डिफाइन किया स्टेट क्या है, फिर आर्टिकल 13 ने बताया कि जो अब ये आपने स्टेट बता दी है, अब इस स्टेट में जो भी लॉज बनेंगे वो इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकते विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स, और अगर हुए तो उन्हें हम वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, राइट। और वो पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। तो ये है आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13। So even though I thought to just include right to equality in this particular video, but I find this video is getting too longer. So it will be good for us that we will be discussing right to equality in the next video. But in this video we had covered major part about कि वैसे फंडामेंटल राइट्स होता क्या है। फिर हमने देखा कि हमारे पास ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। फिर हमने डेफिनेशन देखी, स्टेट की डेफिनेशन क्या है और जो लॉज होते हैं वो कौन से होते हैं, और अगर इनकंसिस्टेंट होगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसके साथ जो भी लॉ मेडअप करेगी गवर्नमेंट्स, तो उस केस में वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, राइट। ऑल दीज पॉइंटर्स वी हैड डिस्कस्ड इन दिस वीडियो that had set the very good context with respect to fundamental rights. In the next video we will be discussing about right to equality. But before moving further, I want to see how many among you find the video to be helpful. If you find the video to be helpful, then please hit the like button and also write the comment that I had stated you in the first tense in the comment box below. And along with that guys, I do conduct a master class, so you can enroll for this master class to get better understanding of how to tackle UPSC with ease by clicking on the link given in description below, and I will see you in the master class also. And that was it for this particular video. I hope you like the video. If you do, don't forget to hit the like button. And also if you had not subscribed to my channel yet, then I request you to do that right now, and also hit the bell icon so that all notification gets delivered to you. Thank you so much guys for being there. I will meet you all in the next video with the remaining topics of this particular chapter. So see you over there.